Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about BrahMos deal between India and Indonesia. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में पहले समझते हैं एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की डिफेंस एजेंसी डीआरडीओ ने ज्वाइंटली डेवलप किया है अलोंग विथ एनपॉम ऑफ रसिया। ब्रह्मोस यानी कि भारत और रसिया का ज्वाइंट कोलैबोरेशन का रिजल्ट है। ब्रह्मोस का नाम भी ऐसे ही दिया गया है। BRAH has been taken from river Brahmaputra of India and MOS has been taken from river Moskva of Russia. ब्रह्मोस की अगर स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड है 2.8 मैक। 1 मैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड विच इज क्लोज टू 340 मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में बात करें तो 1235 किलोमीटर पर आवर। तो आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस की स्पीड साउंड के स्पीड की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है और इसीलिए इसको कहा जा रहा है सुपर सोनिक। इनफैक्ट ब्रह्मोस इज फास्टेस्ट सुपर सोनिक मिसाइल इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर में ये फास्टेस्ट सोनिक मिसाइल है। इसकी रेंज करेंटली 290 किलोमीटर है बट रेंज को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि इसकी रेंज लैंड बेस्ड 500 किलोमीटर तक हो जाएगी, यानी कि जब लैंड से इसको फायर किया जाएगा तो इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो जाएगी, जबकि शिप बेस्ड 400 किलोमीटर तक इसके रेंज को एक्सटेंड किया जा सकता है। ब्रह्मोस कैन बी फायर्ड फ्रॉम शिप, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट या लैंड, कहीं से भी फायर कर सकते हैं और इस पे कन्वेंशनल पेलोड ये जो नॉर्मल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो भी रखे जा सकते हैं। इस पे न्यूक्लियर पेलोड्स यानी कि न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स भी इस पे फिट किया जा सकता है। इंजन की बात की जाए तो इसमें 2 स्टेज इंजन लगे हुए हैं। पहले स्टेज में सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन लगा है, यानी कि वहां पे सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। किसी भी मिसाइल में जनरली जो फर्स्ट स्टेज इंजन होता है वो सॉलिड प्रोपेलेंट होता है। वहां पे इनिशियली थ्रस्ट ज़्यादा चाहिए होता है, इस कारण से वहाँ पे सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है और उस फ्यूल को टैकल करने के लिए जो इंजन होती है उसको कहा जाता है सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन। ब्रह्मोस में जो सेकेंड स्टेज इंजन है वो है लिक्विड रैमजेट इंजन। अब रैमजेट इंजन क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्क्रैमजेट एंड ऑल, ये सब हमने हाल फिलहाल में ही न्यूज पेपर एनालिसिस में देखा था ऑन 17 सितंबर। तो इस कारण से मैं रैमजेट इंजन के डिटेल में नहीं जा रहा, बस आपको यहाँ इतना बता रहा हूँ कि ब्रह्मोस मिसाइल में 2 स्टेज इंजन लगे हुए हैं। फर्स्ट स्टेज इज अबाउट सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन, सेकेंड इज लिक्विड रैमजेट इंजन and as I told you it is fastest supersonic missile in the world and second important point चूंकि इसके अंदर इंजन्स लगे हुए हैं that means it can be maneuvered during its movement as well and that is the reason why it is an example of cruise missile। तो आई होप कि 1-2 महीने पहले का ये डिस्कशन भी आपको याद आ रहा होगा, डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे होते हैं जिनको एक बार बस थ्रस्ट दे दिया जाता है एंड देन इट मूव्स एज पर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। उसको एक बार धक्का दे दिया गया, वो एक ट्राजेक्ट्री के हिसाब से मूव करता रहता है और जाकर के फिर ग्रेविटेशनल पुल के कारण वो नीचे गिरता है और जाकर के एनिमी के लोकेशन पे हिट करता है। तो इसको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल में एक बार थ्रस्ट देने के बाद उसको बाद में मनूवर नहीं किया जा सकता, उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। बट क्रूज मिसाइल्स के अंदर इंजन्स लगे रहते हैं जो पूरे जर्नी के दौरान भी दे कैन बी मनूवर्ड, इनके डायरेक्शन को चेंज भी किया जा सकता है। तो ब्रह्मोस मिसाइल इज एन एग्जांपल ऑफ क्रूज मिसाइल। कमिंग बैक टू द करंट न्यूज, इंडिया इज नाउ इन नेगोशिएशन विथ इंडोनेशिया रिगार्डिंग सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। अगर ये फाइनलाइज हो जाती है डील तो इंडोनेशिया विल बिकम सेकेंड कंट्री आफ्टर फिलीपींस टू बाई ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। हमने फिलीपींस को 3 सेट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल्स बेचे थे साल 2022 में। ब्रह्मोस का न्यू जनरेशन मिसाइल सेट भी डेवलप हो रहा है
and India is in process of exporting BrahMos to 10 different countries including South Africa, Saudi Arabia, UAE and Egypt. इन देशों ने इंटरेस्ट दिखाया है रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। तो भारत अलग अलग देशों को जो ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, खासकर इंडोनेशिया के साथ जो भी हम लोग नेगोशिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस ऑफ कोर्स इकोनॉमिक है। भारत एक इंपोर्टर देश की तरह जाना जाता है एज फार एज डिफेंस इक्विपमेंट्स आर कंसर्न्ड, लेकिन इस तरीके के एग्रीमेंट्स के बाद धीरे धीरे हमारा जो इमेज है एज ओवरऑल ओनली एक्सपोर्ट, ओवरऑल ओनली इंपोर्टर, उससे बदल करके हम थोड़े से डिफेंस एक्सपोर्टर सेगमेंट में भी जा रहे हैं। सो दिस deal between India and Indonesia regarding BrahMos missile, if it gets finalized, so it will help in transitioning of India's image from overall only importer of defense equipment to exporter of defense equipment also. Plus BrahMos missile के अंदर लगभग 75 to 80% equipments भारत में ही मैन्युफैक्चर्ड हैं, इंडिजीनस हैं, and thus manufacturing and export of BrahMos missile is a good example of आत्मनिर्भर भारत अभियान सक्सेस इन डिफेंस सेक्टर। ये तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो गया इस डील का। स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी बहुत है इस डील का। देखिए, हम ऑलरेडी फिलीपींस को बेच चुके हैं ब्रह्मोस मिसाइल, यानी कि फिलीपींस और भारत के डिफेंस रिलेशंस मजबूत ऑलरेडी हो चुके हैं। अब भारत नेगोशिएट कर रहा है इंडोनेशिया के साथ, और इंडोनेशिया के साथ ये डील फाइनलाइज हो जाती है तो इंडोनेशिया के साथ भी हमारे रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे एज फार एज डिफेंस कोलैबोरेशंस आर कंसर्न। ये दोनों देश, फिलीपींस या इंडोनेशिया, ये दोनों साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शेयर देयर कोस्ट इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जहाँ पे चाइना अग्रेशन दिखा रहा है बाय ड्रॉइंग आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन विच हैज बीन नाउ एक्सटेंडेड टू 10 डैश लाइन। इसमें वो 90% एरिया ऑफ साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। अब अगर ये क्लेम चाइना का अनडिस्प्यूटेड रह जाता है और चाइना अपने आप को पूरी तरीके से स्ट्रांग बना लेता है साउथ चाइना सी में, तो उसका नेक्स्ट गोल होगा टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस इन अंडमान सी एंड देन इन इंडियन ओशन, जो भारत कभी नहीं चाहेगा। तो नेचुरली इंडिया वुड लाइक टू हॉल्ट चाइना इन साउथ चाइना सी इटसेल्फ एंड चैलेंज इट्स डोमिनेंस इन साउथ चाइना सी इटसेल्फ, limit its growing या strengthening of footprint in South China Sea itself, and that is the reason why India is looking forward to have strong defense collaboration with Southeast Asian countries जिनके मैरीटाइम डिस्प्यूट इमर्ज हो गए हैं चाइना के साथ बिकॉज ऑफ इट्स आर्बिट्ररी 9 डैश लाइन। तो इनके साथ भारत अपने डिफेंस कोलैबोरेशन को मजबूत करके इनको नई एज की मिसाइल्स दे करके भारत एक तरीके से चाइना के ग्रोइंग फुटप्रिंट इन साउथ चाइना सी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इससे क्या होगा कि चाइना का जो गोल है टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस बियॉन्ड साउथ चाइना सी, उसको रोका जाएगा। भाई, आप किसी को अगर नहीं चाहते कि वो आपके घर में घुसे, तो बेहतर ये होगा कि आप उसको अपने मोहल्ले में ही घुसने ना दें, अपने एरिया में ही घुसने ना दें, क्योंकि एरिया में अगर जाकर के मोहल्ले के बाहर उसने अपने आप को स्टेबल कर दिया, चौराहे पे उसने पूरा कंट्रोल जमा लिया, तो फिर अगला कोशिश वो करेगा आपके घर में घुसने का। और ये जो हाल फिलहाल में नेगोशिएशन हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, वहाँ पे यही इन्हीं बातों पे चर्चा हुई है। थर्ड इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग, जहाँ पे दोनों देशों ने फोकस किया ऑन फ्री, ओपन एंड पीसफुल स्टेबल इंडो पैसिफिक रीजन गाइडेड बाय इंटरनेशनल लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी। जब भी ऐसी बात हो कि इंडो पैसिफिक रीजन शुड बी फ्री, ओपन, पीसफुल, स्टेबल एंड इट मस्ट बी गाइडेड बाय इंटरनेशनल लॉ, तो आप समझ जाइए कि ऐसी बातें करने वाले देश इनडायरेक्टली चाइना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इज वायलेटिंग इंटरनेशनल लॉ एंड आर्बिट्रली, फोर्सफुली, एग्रेसिवली क्लेमिंग अबाउट 90% रीजन ऑफ साउथ चाइना सी। तो ये इनडायरेक्ट चाइना को जब क्रिटिसाइज करना हो इन साउथ चाइना सी, इट्स एक्शन इन साउथ चाइना सी, तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो यहाँ पे किया गया है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और जो ब्रह्मोस का अग्रीमेंट होगा, दैट वुड बी स्ट्रैटेजिक ऑल्सो विद द एम ऑफ लिमिटिंग चाइना। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन रिगार्डिंग चाइना ओनली। टेंशन बिटवीन जापान एंड चाइना ओवर ताइवान इशू।
Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. So let us first of all understand what is Taiwan issue. फिर वी विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। और ताइवान इशू को समझने के लिए थोड़ा हमें चाइना की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखना होगा। तो चाइना के अंदर 17th सेंचुरी से ही एक लोकल डायनेस्टी रूल कर रही थी, इसका नाम था किंग डायनेस्टी। बाय द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी किंग डायनेस्टी धीरे धीरे कमजोर होने लगी और कई सारे चाइना के टेरिटरी जो है वो फॉरेन पावर्स ने कैप्चर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कुछ हिस्सा ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, कुछ हिस्सा फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया, कुछ जापानीज, कुछ रशियन, कुछ जर्मन। तो अलग अलग फॉरेन पावर्स ने चाइना की टेरिटरी को कैप्चर कर लिया बिकॉज किंग डायनेस्टी वाज नॉट वेरी पावरफुल। और जो भी हिस्सा इन्होंने कैप्चर कर लिया फॉरेन पावर्स ने, उसको कहा गया स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस। और किंग डायनेस्टी का कंट्रोल जो है, टेरिटोरियल कंट्रोल, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था। 1912 तक आते आते किंग डायनेस्टी पूरी तरह से खत्म हो गई और ये जो कॉलोनियल पावर्स हैं ये धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इंक्रीज कर रहे थे। देयर वाज ए काइंड ऑफ रेस टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरी इन चाइना। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि चाइना भी कॉलोनाइज हुआ, बट नॉट लाइक इंडिया। भारत में तो बस एक ही कॉलोनियल पावर था, ब्रिटिशर्स थे, लेकिन चाइना को अलग अलग कॉलोनियल पावर्स ने आपस में डिवाइड कर लिया था। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा गया उनके टेरिटरी को, जहां पे भी फॉरेन पावर्स ने कैप्चर किया हुआ था। और किंग डायनेस्टी पूरी तरह से जब खत्म हो गई उसके बाद तो एक रेस सी हो गई थी। और वही दौर था जब चाइना के जो लोकल यूथ हैं दे केम फॉरवर्ड और स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। उसमें से दो मुख्य पार्टियां बनी, एक बनी कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ और दूसरी बनी नेशनलिस्ट पार्टी, जिसको वहां लोकल नाम दिया गया क्यूमिनतांग अंडर चियांग की शेक। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी वाज मोर इन्फ्लुएंशियल और इन्होंने चाइना की फिर मॉडर्न हिस्ट्री को शेप किया है। तो देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ इसने क्या किया, कैसे चीजें डेवलप हुई। 1912 में किंग डायनेस्टी खत्म हो गई। 1912 से लेकर के 1921 तक कोई भी लोकल चाइनीज गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल में नहीं थी। एक केओस सा मचा हुआ था। देयर वाज रेस अमंग्स द फॉरेन कॉलोनियल पावर्स टू कैप्चर मोर एंड मोर टेरिटरी ऑफ चाइना। फिर 1921 में चाइना के अंदर बनाई गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ जेदांग। माओ वाज हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम मार्क्सिस्ट आइडियाज और साथ ही साथ मार्क्स से तो इन्फ्लुएंस थे ही माओ जेदांग, प्लस रसिया के अंदर जब रिवॉल्यूशन आया 1917 में अंडर लेनिन और वहां पे सोशलिस्ट आइडियाज को इंप्लीमेंट कर दिए गए, तो फिर माओ ऑल्सो गॉट मोटिवेटेड एंड ही क्रिएटेड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना विद द गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग सोशलिस्ट मॉडल इन चाइना। और शुरुआती दिनों में जब कम्युनिस्ट मॉडल या कम्युनिस्ट पार्टी बनाया माओ जेदांग ने चाइना के अंदर, तो उनको खूब समर्थन भी मिला यूएसएसआर से। यूएसएसआर ने खूब सपोर्ट किया स्टार्टिंग में माओ जेदांग को। बाद में यूएसएसआर जब उसके लीडर बनेंगे स्टालिन और चाइना के अंदर माओ जब इसके लीडर होंगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस होंगे लेटर ऑन। बट शुरुआती दिनों में क्योंकि माओ वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय मार्क्स एंड यूएसएसआर वाज आल्सो क्रिएटेड ऑन मार्क्सिस्ट आइडिया, तो शुरुआती दिनों में माओ को खूब सपोर्ट किया यूएसएसआर ने। जबकि वहां पे जो दूसरा लोकल ऑर्गेनाइजेशन था उसका नाम था नेशनलिस्ट पार्टी या लोकल नेम है क्यूमिंगतांग। इट वाज अंडर चियांग की शेक। और चियांग की शेक जिनकी नेशनलिस्ट पार्टी थी उनको सपोर्ट कर रहा था यूके, यूएस, और दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। माओ ने बनाया कम्युनिस्ट पार्टी, चियांग की शेक ने बनाया नेशनलिस्ट पार्टी, लेकिन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे। माओ चाहते थे कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल आए, चियांग की शेक चाहते थे कि मार्केट मॉडल आए जैसे वेस्टर्न इकोनॉमीज में होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में ये दोनों एक साथ रहे क्योंकि इनका लक्ष्य पहला था कि जो फॉरेन कॉलोनियल पावर से इनको भगाया जाए। तो माओ के समर्थक और चियांग की शेक के समर्थक दोनों एक साथ यूनाइट होकर के फर्स्ट ऑफ ऑल दे ड्रोव अवे द कॉलोनियल पावर्स। चाइना को एक तरीके से फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस से आज़ाद कराया, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन कंट्रीज खत्म किया। लेकिन उनके आपस में तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे और इस कारण से जब चाइना के अंदर कॉलोनाइजेशन खत्म हुआ तो फिर चाइना नेचुरली वेंट इनटू अ नेक्स्ट फेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जिसको कहा गया चाइनीज सिविल वॉर, इंटरनल वॉर बिटवीन
the supporters of Chiang Kai-shek who wanted to have market-based economy and supporters of Mao Zedong who was founder of Communist Party and wanted to have state-controlled socialist economy. और ये सिविल वॉर 1927 में शुरू हुई और लगभग 22 सालों तक चली, 1949 तक. और 1949 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अंडर माओ इमर्ज्ड विक्टोरियस. चियांग की शेक को अपने सपोर्टर्स के साथ चाइना का ये जो मेनलैंड है वो छोड़ना पड़ा और फिर यहाँ आकर के एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है फार्मोसा आइलैंड, वहाँ सेटल हुए चियांग की शेक अपने सपोर्टर्स के साथ. 1 अक्टूबर 1949 को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने इस पूरे चाइना, मेनलैंड चाइना के ऊपर अपने कंट्रोल को डिक्लेयर किया और 1 अक्टूबर 1949 को ऑफिशियली कम्युनिस्ट रूल इन चाइना केम इनटू बीइंग अंडर माओ जेडोंग. तो 1 अक्टूबर 1949 से आप कह सकते हैं कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट रूल आया जो आज तक चल रहा है. सिंगल पार्टी रूल है वहां पे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का रूल है. चियांग की शेक को अपने सपोर्टर्स के साथ यहाँ फार्मोसा आइलैंड पे आके बसना पड़ा जिसको ताइवान भी कहा जाता है. अब ये जो ताइवान है, चियांग की शेक के सपोर्टर्स यहाँ आए, उन्होंने मार्केट मॉडल इकोनॉमी यहाँ पे अपनाई और चाइना तो सोशलिस्ट मॉडल लेकर के चला ही अंडर माओ. अब प्रॉब्लम क्या है कि ताइवान क्लेम्स इटसेल्फ टू बी रियल चाइना. ताइवान ने अपना ऑफिशियल नाम रखा हुआ है रिपब्लिक ऑफ चाइना. और ये जो चाइना जो मेनलैंड पे बसा है, जो माओ ने स्टैब्लिश किया, वो तो ऑफ कोर्स कहता ही है कि वो है रियल चाइना. बट ये जो चाइना जिसको हम जनरली चाइना कहते हैं, उसका ऑफिशियल नाम है PRC, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. और ताइवान यहाँ पे एक छोटा सा देश बसा हुआ है, ये कहता है कि हम हैं ओरिजिनल चाइना और ये अपने आप को ऑफिशियली नाम देता है रिपब्लिक ऑफ चाइना. ताइवान कहता है कि ये मेनलैंड चाइना पे कम्युनिस्ट पार्टी ने इलीगल तरीके से पावर जमाया हुआ है और ऑफ कोर्स PRC अंडर कम्युनिस्ट पार्टी कहता है कि ROC या ताइवान ने इस फार्मोसा आइलैंड पे इलीगल तरीके से अपना कंट्रोल जमाया हुआ है. तो समझने के लिए जैसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगल तरीके से लिया हुआ है भारत से, लेकिन पाकिस्तान क्या कहता है कि नहीं नहीं ये तो हमारा है, और कश्मीर का बाकी हिस्सा भारत ने इलीगल तरीके से लिया, वो पाकिस्तान का वर्जन है. ऐसा ही कुछ ये दोनों भी करते हैं अपने में. ये मैं बस समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ. ये कहता है कि ये पूरा हिस्सा हमारा है, ताइवान कहता है. चाइना कहता है कि अरे यार फॉरगेट अबाउट, ये पूरा हिस्सा हमारा है, तुम भी हमारे ही हो और आज नहीं तो कल हम तुम्हें आपस में मर्ज कर लेंगे. ताइवान कॉल्स इटसेल्फ रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड चाइना कॉल्स इटसेल्फ ऑफ कोर्स PRC, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना. अब ये इतना बड़ा देश है चाइना, ये छोटे से देश ताइवान को आपस में सब्ज्यूम क्यों नहीं कर लेता, आपस में मिला क्यों नहीं लेता? अटैक करेगा तो घंटे भर की बात है, ताइवान सरेंडर कर जाएगा. लेकिन ताइवान को सपोर्ट करते हैं US along with its allies like जापान, वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं. इनडायरेक्टली चाइना को पता है कि अगर हमने ताइवान पे अटैक किया तो US में सपोर्ट ताइवान एंड इट में लीड टू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन US एंड चाइना. तो मामला ताइवान का तो है ही नहीं. ताइवान चियांग की से गए, उनके सपोर्टर्स ने वहाँ पे एक मार्केट बेस्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम लगाया है, लेकिन वो इतने पावरफुल है नहीं, उनको तो कभी भी चाइना कैप्चर कर सकता है, लेकिन मामला है US का. बट चाइना क्या प्रिंसिपल फॉलो करता है रिगार्डिंग ताइवान, वो भी जरा समझते हैं. तो एक बात तो मैंने आपको बता दी कि देयर आर एक्चुअली 2 चाइनास, ROC रिपब्लिक ऑफ चाइना विच इज ऑफिशियली या ऑफिशियल नेम इज ROC, जिसको दूसरा नाम दिया गया है ताइवान, और दूसरा है PRC द मेनलैंड चाइना, ये माओ जेडोंग वाला 1949 के 1 अक्टूबर के इट केम इनटू बीइंग. अभी जो PRC है ये एक पॉलिसी फॉलो करता है जिसका नाम है वन चाइना प्रिंसिपल. इसके हिसाब से इट सेज दैट देयर इज जस्ट वन चाइना, ताइवान इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ चाइना ओनली. जैसे हम कहते हैं कि POK इज पार्ट ऑफ इंडिया, ऑफ कोर्स इट इज एंड इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, वैसे ही चाइना कहता है कि ताइवान हिस्सा है चाइना का, इट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ चाइना. एंड PRC which is Beijing based government is legitimate government representing overall China. एंड ये कहता है PRC कि ये जो वन चाइना प्रिंसिपल है, इसके हिसाब से एनी कंट्री हु वांट्स टू मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विथ PRC should not recognize ताइवान एज ए सेपरेट कंट्री.
क्योंकि अगर आप ताइवान को एक सेपरेट कंट्री की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वहाँ पे आप अपने डिप्लोमेटिक मिशंस भेजते हैं, एम्बेसडर्स रखते हैं, एम्बेसी खोलते हैं, तो इनडायरेक्टली आप पीआरसी की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो एनी कंट्री हु वांट्स टू मेंटेन डिप्लोमेटिक टाइज विद चाइना, अगर हमसे दोस्ती रखना चाहते हो और हमें ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हो, तो आप इसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। पीआरसी ने, ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने, ताइवान की एंट्री एट सेवरल इंटरनेशनल फोरम्स लाइक यूनाइटेड नेशंस में ब्लॉक किया हुआ है। इट डज नॉट अलाउ these international forums to recognize Taiwan या ROC as a separate independent autonomous sovereign country। अब ये है चाइना की पॉलिसी, जिसको नाम दिया गया है वन चाइना प्रिंसिपल। बट अब अलग अलग देशों ने, जैसे इंडिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, जापान, इन्होंने बड़ी चतुराई से एक बीच का रास्ता अपनाया है और इनकी जो पॉलिसी है रिगार्डिंग ताइवान, उसको कहा जाता है वन चाइना पॉलिसी। तो चाइना का ऑफिशियल स्टैंड है वन चाइना प्रिंसिपल, कि ताइवान हमारा हिस्सा है, और बाकी जो मेजर देश हैं वो फॉलो करते हैं वन चाइना पॉलिसी। अब वन चाइना पॉलिसी और वन चाइना प्रिंसिपल में बड़ा न्यूएंस्ड अंतर है, एकदम बारीक अंतर है। जैसे वन चाइना पॉलिसी भारत फॉलो करता है, वन चाइना पॉलिसी ये कहता है कि वी एक्नॉलेज दैट चाइना हैज क्लेम ओवर आरओसी, यानी कि हमको ये बात पता है, हम ये मानते हैं कि चाइना ने आरओसी के ऊपर क्लेम किया हुआ है, बट हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम रिजेक्ट भी नहीं कर रहे, हम एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। यानी कि हमको एक बात पता है कि आरओसी और पीआरसी के बीच में डिस्प्यूट है, बट हम ये नहीं मानते डायरेक्टली कि ताइवान चाइना का हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि हाँ, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है। सो वी एक्नॉलेज बट नॉट एक्सेप्ट चाइनाज क्लेम ओवर ताइवान। जबकि वन चाइना प्रिंसिपल ऑफ चाइना सेज व्हाट, कि ताइवान इज पार्ट ऑफ चाइना। बट हम लोग इसमें थोड़ा सा बारीक अंतर कर दिए, बोले हमको पता है कि थोड़ा डिस्प्यूट है ताइवान और चाइना के बीच में। चाइना कहता है कि ताइवान उसका हिस्सा है, एंड वी एक्नॉलेज दैट वी नो दैट देयर इज डिस्प्यूट, एंड कंसीडरिंग दिस डिस्प्यूट we will not send our ambassadors to Taiwan. We will not establish formal relations with Taiwan unless this dispute is resolved. But we will maintain informal relations. तो informally मीटिंग होती रहती है ताइवान के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, बट हाँ, वहाँ पे एम्बेसी नहीं खोली गई है, डिप्लोमेट्स नहीं भेजे जाते। इकोनॉमिक टाइज अच्छे हैं भारत के ताइवान के साथ, एंड द सेम गोज फॉर अमेरिका ऑल्सो, यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, जापान ऑल्सो। These major countries follow one China policy, बट नॉट वन चाइना प्रिंसिपल। अब करंट न्यूज ये है कि जापान ने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दी ऑन इट्स ओन आइलैंड, जिसका नाम है योनागुनी आइलैंड। देखिए, ये रहा जापान का वेस्टर्न रीजन, जापान का वेस्टर्न रीजन। जैसे आप देखो, जापान है, जापान के तो मेजर आइलैंड्स ये सब हैं, होकाइडो, होन्सू, ये सब। लेकिन उसके छोटे छोटे आइलैंड्स यानी कि आर्कीपेलागो जो है इधर तक आते हैं। उसमें से एक आइलैंड यहाँ पे है जिसका नाम है सेनकाकू आइलैंड, विच इज डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड जापान। एक आइलैंड यहाँ पे जिसका नाम है योनागुनी आइलैंड। अभी हाल फिलहाल में चाइना इज प्लानिंग टू अटैक ताइवान, ऐसी खबरें हैं। तो इस कारण से जापान ने योनागुनी आइलैंड पे अपना मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा दिया, वहां पे कई सारे मीडियम रेंज मिसाइल से लगा दिए। अब चाइना को ऐसा लग रहा है कि जापान इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट ताइवान, कि अगर चाइना ने ताइवान पर अटैक किया तो जापान रिटेलिएट करेगा इन सपोर्ट ऑफ ताइवान। इसी कारण से जापान अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है इन योनागुनी आइलैंड, ऐसा लग रहा है चाइना को। और इसी कारण से चाइना ने एक्यूज किया है जापान को कि आप हमारे इंटरनल मैटर्स में आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं यहाँ पे अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा करके। जबकि जापान अपने ही आइलैंड पे, योनागुनी बिलोंग्स टू जापान ओनली, वहीं पे मिड रेंज मिसाइल्स लगा रहा है। बट चाइना इज सीइंग इट एज एन अटेम्प्ट टू इंटरफेयर इनटू इंटरनल मैटर्स, यानी कि मैटर ऑफ ताइवान। और चाइना ने कहा है कि देयर कैन बी पेनफुल प्राइस फॉर जापान फॉर दिस काइंड ऑफ इंटरफेरेंस। इस तरीके से थ्रेटन किया है चाइना ने हाल फिलहाल में जापान को। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन।
ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन वन चाइना प्रिंसिपल एंड वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना प्रिंसिपल इज बाय चाइना, वन चाइना पॉलिसी इज बाय मेजर कंट्रीज लाइक इंडिया, जापान, यूएस। दोनों में बारीक अंतर है, और अगर ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि वन चाइना पॉलिसी में एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी मेंटेन की गई है। कंफ्यूजन का स्कोप जानबूझ करके छोड़ा गया कि हम जानते हैं कि डिस्प्यूट है, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं कि ताइवान आपका हिस्सा है, आप लोग डिस्प्यूट रिजॉल्व कीजिए, फिर देखा जाएगा। तो डेलिबरेटली एक स्ट्रेटजिक एम्बिग्विटी छोड़ी गई है इन वन चाइना पॉलिसी। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आईएमएफ हैज गिवन सी ग्रेड टू इंडियाज नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स मेथड। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के जो जीडीपी कैलकुलेशन मेथड्स हैं उसको सी ग्रेड दिया है, यानी कि सेकंड लोवेस्ट ग्रेड। दुनिया भर के अलग अलग देशों के जो तरीके हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के, जीवीए कैलकुलेट करने के, उसको 4 ग्रेड में डिवाइड करता आईएमएफ, ए बी सी डी, और भारत को दिया गया है सी ग्रेड। सी ग्रेड में रखने के पीछे उन्होंने कारण बताया है कि भारत का जो जीडीपी कैलकुलेट करने का या इकोनॉमिक अकाउंटिंग करने का जो तरीका है उसमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। जैसे डेटा फ्रीक्वेंसी एंड टाइमलाइन से रिलेटेड, टाइम टू टाइम भारत डेटा अपडेट नहीं करता। एक क्वार्टर का डाटा जो है वो अगले क्वार्टर के खत्म होने के बाद आता है, मतलब 3-3, 4-4 महीने के गैप के बाद जीडीपी रिलेटेड डाटा रिलीज होता है। बेस ईयर हमारा बहुत पुराना हो गया, 2011-12 है बेस ईयर जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। उसके अलावा जो प्राइसेस हैं, प्राइस लेने के लिए हमारे देश में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नहीं लिया जाता। बेसिक इकोनॉमिक क्लास याद कीजिए, हमारे देश में WPI एंड CPI मेजर होता है, PPI मेजर नहीं होता है एज फार एज इन्फ्लेशन कैलकुलेशन इज कंसर्न। जबकि दुनिया के ज़्यादातर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ पे PPI मेजर होता है। भारत में PPI मेजर नहीं होता है प्राइसेस के लिए, और PPI जो है दुनिया के मेजर इकोनॉमीज में होता है। और PPI मेजर करने के लिए भारत सरकार ने हाल फिलहाल में प्लानिंग शुरू की जरूर है। ये भी न्यूज में था कि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अ स्विच फ्रॉम WPI मेजरमेंट टू PPI। CPI तो मेजर होगा ही, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट WPI छोड़ करके PPI मेजर करने की भारत सरकार ने एक सोच लाई है कि हम लोग ऐसा करेंगे। बट अभी भी भारत के अंदर सिर्फ WPI एंड CPI ही मेजर होता है, PPI मेजर नहीं होता है, विच इज जनरली इंटरनेशनल प्रैक्टिस। तो इस कारण से भी क्रिटिसिज्म झेलने को मिला है। चौथा क्रिटिसिज्म, हमारा इनफॉर्मल इकोनॉमी बहुत बड़ा है और उससे रिलेटेड डेटा कैप्चर करने के हमारे तरीके जो हैं वो एडिक्वेट नहीं है। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होता है, इस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लोग फल सब्जियां बेच रहे हैं जिसका सरकार को, जिसका रिलेटेड डाटा अप्रोप्रिएटली मिलता ही नहीं है। इनफॉर्मल एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटीज परफॉर्म बाय नॉन रजिस्टर्ड एंटिटीज। द पीपल इंगेज्ड इन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे डोंट follow, या they are not regulated by government rules regulations as far as business conduct and employment activities are concerned. So इसीलिए इनको कहा जाएगा इनफॉर्मल एक्टिविटी। और माना जाता है कि देश का लगभग 45% जीडीपी जो है वो इनफॉर्मल एक्टिविटी से आता है। देश के लगभग 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, लेकिन इनफॉर्मल एक्टिविटी से होने वाला जो जीडीपी की तरफ कंट्रीब्यूशन है उसको एस्टिमेट करने का तरीका जो है वो NSO का जो जीडीपी कैलकुलेट करती है वो तरीका बड़ा ही आउटडेटेड है और उसमें बहुत सारे मार्जिन ऑफ एरर है। अब नेचुरल सी बात है, इनफॉर्मल एक्टिविटी का डाटा कैसे लाओगे? तो NSO क्या करता है, टाइम टू टाइम सर्वे करता है, थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करता है। NSO के लोग जाकर के देखते हैं मार्केट में, भारत के अलग अलग हिस्सों में, और इनफॉर्मल सेक्टर का टाइम टू टाइम सर्वे बेस्ड एनालिसिस करने की कोशिश की जाती है। एंड नाउ यू सी, आप समझने की कोशिश कीजिए गंभीरता कि इकोनॉमी का लगभग 45 to 50% एक्टिविटी ऐसा है जिसका सीधा सीधा डाटा NSO के पास, जिसका काम है जीडीपी कैलकुलेट करना, जाता ही नहीं है। लगभग 50% हिस्से के बारे में NSO बस अंदाजे से रिपोर्ट बनाती है। तो दैट इज द रीजन वाई जीडीपी अकाउंटिंग मेथड में हमारे बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन है एंड देयर इज मार्जिन ऑफ एरर। ये भी एक कारण बताया है IMF ने बिहाइंड ग्रेडिंग इंडिया इन C कैटेगरी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। चाणक्य डिफेंस डायलॉग इज एन एनुअल हाई डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कॉन्क्लेव, यानी कि डिफेंस रिलेटेड जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो मिलते हैं अंडर चाणक्य डिफेंस डायलॉग, जो कंडक्ट कराती है इंडियन आर्मी।
इसकी शुरुआत हुई थी साल 2023 में, सेकेंड एडिशन हुआ 2024 में और अब 2025 में थर्ड एडिशन ऑफ चाणक्य डिफेंस डायलॉग हैज बीन हेल्ड इन न्यू दिल्ली. Official theme of Chanakya Defense Dialogue of 2025 was Reform to Transform, सशक्त, सुरक्षित एंड विकसित भारत. चाणक्य डिफेंस डायलॉग में बोलते हुए हमारे आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि दुनिया के ऑर्डर में, ग्लोबल ऑर्डर में मेजर चेंज देखने को मिला है पिछले 100 सालों में. कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड वाज बाइपोलर, जिसमें एक तरफ यूएस था, दूसरी तरफ यूएसएसआर था. फिर कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1990 से लेकर के 2000 तक वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर, गाइडेड बाय सुप्रीमेसी ऑफ द यूएस ओनली. But now in 21st century, the world has become multipolar, fractured. There have many emergence of many powers like Russia, China, India, Brazil, South Africa, and that is why world has become multipolar. And the same time, chaos and conflict is on the rise. और दुनिया में 50 से भी ज़्यादा काइनेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसमें से मेजर वंस आर गोइंग इन गाजा एंड यूक्रेन. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था रिगार्डिंग यूथेनेसिया, उससे रिलेटेड बस तीसरा स्टेटमेंट गलत है. हमारे देश में एक्टिव यूथेनेसिया अलाउड नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं. हायर एजुकेशन कमीशन इज नॉट अबाउट स्कूल एजुकेशन, सो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं. ये तो सिंपल सा प्रश्न था रिगार्डिंग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.